वेलकम बैक, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की। समीर चौंकाउंकर साहब, विनोद अग्निहोत्री जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के एक बड़े जबरदस्त इंटरव्यू की। सीधे सवाल, स्पष्ट जवाब, और वो सवाल भी ऐसे जिनकी चर्चा हम और आप खूब करते हैं, घरों में भी खूब चर्चा होती है, खूब चकल्लस करते हैं लोग उस पर। अब योगी जी से पूछ लिया गया पहला सवाल कि भाई आप कि लोग, बहुत से लोग चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनिए, तो इस पर योगी जी ने क्या जवाब दिया होगा? योगी जी कह रहे हैं कि मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूं, एक जगह हूं, काम के लिए भेजा गया हूं, जब तक काम है मैं रहूंगा यहां पर, और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, उसकी कोई टाइम लिमिट है, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा मतलब कहीं और दिल्ली नहीं, मतलब टाइम ये मेरा, ये काम पूरा करके मैं चला जाऊंगा। एक सवाल। दूसरा सवाल हुआ उनसे कि भाई आपकी अपनी पार्टी के लोगों से नहीं बनती, कुछ सीनियर लोगों से लोग कहते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब बहुत बढ़िया दिया। योगी जी ने कहा कि अगर मेरी अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों से नहीं बन रही है तो क्या मैं मुख्यमंत्री रह सकता हूं? कोई पार्टी चाहेगी मुख्यमंत्री नहीं, मैं ये आदमी ठीक नहीं, हटाओ इसको। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं तो अपनी पार्टी के आशीर्वाद की वजह से ही हूं, और जब तक आशीर्वाद है मैं हूं। यह बात भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी। कहा ये मतभेद की खबरें पता नहीं आप लोगों को कहां से मिल जाती हैं। तीसरा सवाल ये भी लोडेड था कि आपने सड़क पर लोगों को नमाज पढ़ने से मना कर दिया उत्तर प्रदेश में, आपने कहा पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे। इस पर योगी जी ने कहा कि करोड़ों लोग कुंभ गए, कहीं कोई झंझट हुआ, कहीं कोई लड़ाई हुई, पुलिस के साथ टकराव हुआ, लोग आए अपना सर पर गठरी रख करके स्नान किया श्रद्धा भाव से, और वैसे ही पैदल पांव वापस लौट गए, कि कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, कहीं किसी आने वाले व्यक्ति ने जो है वहां पर कोई उकसाने की काम, भड़काने के काम कुछ नहीं किया। शांति से ये 1.5 महीने का मेला, जिसमें 60, 70, 65 करोड़ लोग आए, वो निपट गया। तो सनातनियों से सीखिए क्या होता है अनुशासन, धार्मिक अनुशासन। तो मैं आपको बयान सुना रहा हूं। पहला बयान योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री, उनके भविष्य पर, जो लोग सोचते हैं कि शायद योगी एक दिन देश के प्रधानमंत्री भी बने, उस पर योगी क्या बोल रहे हैं, एक एक करके सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, यहां पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहां लगाया है, और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहां काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। तो ये हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए योगी जी इतने बड़े सवाल का जवाब दे गए। और योगी जी कह रहे हैं कि मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूं, और जब तक हूं तब तक हूं, काम के लिए भेजा गया हूं। देखिए, योगी जी के जवाब ही बताता है कि वो बहुत गहरे राजनीतिज्ञ हैं। अच्छा, ये जवाब जो है देके उन्होंने उन तमाम सारे विवादों को शांत कर दिया, जो अफवाहें अटकलें चलती रहती हैं कि वो प्रधानमंत्री की रेस में है। मोदी जी 2012 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बोले थे मैं अभी गुजरात की सेवा करूंगा। तो जो गहरा राजनीतिज्ञ होता है ना, वो कभी अपने मन की था आसानी से नहीं देता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो दूसरी बात बोल गए कि मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूं और हूं तो योगी, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो अपना यहाँ यूपी का काम कर, जब तक मेरा है इसको करूंगा, फिर अपना मठ चला जाऊंगा। त्रिपाठी जी, नहीं, देश के लिए, देश का काम मौका लगा तो करने में क्या मनाही है? नहीं, फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मैं फुल टाइम नहीं हूं? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ, एक तो ये कि नरेंद्र मोदी ने कतई नहीं कहा था कि मैं गुजरात की सेवा करूं। 2012 में वो सद्भावना उपवास रख लिए थे, पूरी दिल्ली का मीडिया वहां चला गया था, जीतने के बाद, और वहीं से उन्होंने हर्षवर्धन जी ऐसे मेरी बात मत काटो, प्रतिकृति बना लिया। नहीं, ऐसे लाल किले 2012 का चुनाव जीतने के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप उसको देख लीजिए। 12 के चुनाव तो जीत कर आए थे, तो कहते ही, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ उसके बाद नहीं, मैं 12 चुनाव बात कर रहा हूँ जो मैंने कहा, कभी नहीं कहा। मतलब आप ऐसे ना कहो कि मतलब सीधे से मेरी बात को आप गलत बता रहे हो कि कभी नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि 12 के चुनाव में, चुनाव जब लड़ता है तब तो आदमी कहता है। चुनाव जीतने के बाद उनसे पूछा गया है सवाल, तो उन्होंने कहा मैं अभी गुजरात की सेवा के लिए चुना गया, मुझे गुजरात की सेवा करनी है। अच्छी बात है, उसमें उन्होंने कहा ठीक बात। वो मुख्यमंत्री रहते भी उन्होंने लाल किला बना लिया था, ये भी लोगों को ध्यान में है, वो केंद्र की तरफ आने के लिए। योगी आदित्यनाथ पहले दिन से, मतलब उन्होंने अपनी दिल्ली की तरफ मुड़ने के संकेत दे दिए थे। 2012 से ही बाकायदा उनकी टीम काम करने लगी थी, 2012 से ही बाकायदा इसकी चर्चा होने लगी थी। 13 आते आते तो आडवाणी जी कमजोर दिखने लगे थे, आडवाणी जी के साथ जो लोग थे उनके पक्ष में जाने लगे थे, और अंत में तो 13 में वो घोषित ही कर दिए गए थे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो ये पूरा ये घटनाक्रम था। लेकिन योगी जी के बारे में
योगी जी जब यहां आए थे तो भी, और हम लोग भी ये सवाल कई बार करते थे, कहते थे कि भाई वो मठाधीश हैं, तो मठाधीश रहेंगे या मुख्यमंत्री रहेंगे? योगी आदित्यनाथ पहले दिन से स्पष्ट है कि मैं मठाधीश हूं, मैं योगी हूं। इसके पहले भी एक दो साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे लगेगा तो मैं गोरखपुर चला जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता है, जरा इनके नेताओं के बयानों से भी समझिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम करूंगा, नहीं तो मैं वापस लौट जाऊंगा, मैं फुल टाइम नहीं हूं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं पिता के रहते हुए उत्तराधिकार की चर्चा की ही नहीं जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है, ये तो गलत परंपरा है। हेमंत विश्व शर्मा उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। जहां आप सवाल पूछते हैं और वहां क्या है, कांग्रेस पार्टी में या दूसरी पार्टियों में, कल्पना कीजिए किस किस तरह की चीजें हुई। पिता के रहते अखिलेश यादव ने क्या क्या किया था उसी उत्तर प्रदेश में, जहां योगी आदित्यनाथ ये बोल रहे हैं अपने सगे पिता के रहते। यहां तो कोई किसी का पिता है नहीं, यहां तो आप राजनीतिक तौर पर सिर्फ दर्जा दे। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ अपनी भूमिका को स्पष्ट हैं और वो फिलहाल दिल्ली बनाम लखनऊ ऐसे किसी भी वो तो ठीक है, लेकिन क्या उनके कहने का ये भी मतलब निकाल ले कोई कि बस मेरा सफर यूपी तक ही रहेगा? नहीं, और यूपी के बाद बैक टू मठ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी एक भूमिका तय की गई है, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, संघ चाहेगी तो उनकी भूमिका बदलेगी। ये तो वो खुद कह रहे हैं। तो इसमें मुझे ऐसा वो नहीं कह रहे कि मैं इसके बारे में राजनीति बंद कर दूंगा, ऐसा वो कतई नहीं कर रहे। एक भी बार उन्होंने नहीं कहा है, ये स्पष्टता होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि सुलझे हुए राजनीति का जवाब इसी तरह का होता है। अटल बिहारी वाजपेयी का एक मैं किस्सा सुनाता हूं सर आज आपको। पहले 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद चुनाव के समय से पूछा गया कि भाई अब फिर से आप प्रधानमंत्री बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो क्या? तो अटल जी ने कहा कि भाई मैं मूलतः कवि हूं, मेरा मन तो कविताओं में लगता है। संघ ने मुझे जनसंघ में भेजा, मैं जनसंघ में चला गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, 2 बार मुझे 13 दिन और 13 महीने के प्रधानमंत्री बनाया, मैं बन गया। अगर पार्टी फिर प्रधानमंत्री बनाएगी तो बन जाऊंगा, नहीं बना तो वापस चला जाऊंगा, अपनी कविताएं करता रहूंगा। राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मेरा पेशा और मुझे पसंद कविताएं ज़्यादा आती है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने लंबे समय तक देश की राजनीति की, और पार्टी का सभी नेता हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब कहते हैं कि भाई दायित्व दिया गया है, अगर आप दायित्व अच्छे से निभाते हो तो लंबे समय रहते हो, दायित्व नहीं निभाते तो एक ही साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। गुजरात जैसी पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। तो ये तो तय करता है पार्टी नेतृत्व के ऊपर कि आपको कब तक किस जिम्मेदारी पर रहना है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब तक चाहेंगे, तो योगी भी वही कह रहे हैं कि जब तक पार्टी चाहेगी मैं यहां हूं, और जब जो भूमिका देगी पार्टी तो तय करेगी। 2017 में पार्टी ने तो तय किया था कि योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जरा नेतृत्व वाली बात भी सर, उसका भी जवाब है कि भाई आपकी पार्टी के लोगों से नहीं बनती और वरिष्ठ लोगों से, ताकतवर लोगों से नहीं बनती। अब ये चर्चाएं मीडिया सर्कल्स में तो आम हैं, पहले लोग इसकी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन आजकल ये खुलकर होने लगी है। जब से आपने देखा कि दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए उनके साथ, और उसके बाद वो बड़ा दिल्ली के चक्कर लगे, खास करके पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार हुई, उसके बाद तो बड़ी यही भी चर्चा थी कि सब इसका ठिकाना योगी जी के ही सर फोड़ा जाए कि ये सब योगी की वजह से हुआ। अब वो एक बड़ा ऐसा पीरियड था जब ऐसा लगता था कि कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। बहरहाल वो सब नहीं हुआ, लेकिन अब योगी जी ने इसका जवाब दिया है, सुनिए। मतभेद होने की बात ही कहां से आ जाती है? मैं आखिर यहां पे पार्टी के कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहां बैठा रह सकता हूं? एक, दूसरी बात है टिकट का वितरण, यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहां पहुंचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते हैं। योगी जी कह रहे हैं भाई ना चाहे मेरी पार्टी के सीनियर नेता तो क्या मैं मुख्यमंत्री रह सकता हूं तो मतलब उनके आशीर्वाद से हूं मैं। देखिए योगी, वही हम लोग, मैंने क्या कहा था पहले भी कहा, योगी जी के दोनों जवाब जो है उन्हें एक परिपक्व राजनेता साबित करते हैं कि उन्होंने बहुत सहजता के साथ पहले वाले सवाल का जवाब दिया कि भाई मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ठीक है, मठाधीश भी है, पीठाधीश्वर भी है। इसमें भी उन्होंने कहा, और क्या कह रहे थे वो योगी जी कि हाँ मेरे मतभेद हैं, कोई नेता क्यों कहेगा। देखिए काम की शैली को लेके और कई बार कई चीज़ों के बीच में पार्टी के भीतर तमाम तरह के विचार आते हैं, तो वो सब हर नेता में होता है। ऐसा कोई, देखिए कोई भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल का नेता, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम सब त्याग और तपस्या की भावना से सब राजनीति में है, लेकिन कहीं कहीं
बड़े भोंडे तरीके से वो चीज प्रकट होती है। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि बड़ी पार्टी है, एक अनुशासन है, संघ की लाठी है, तो जरा कहने में संकोच लेकिन होता है। अगली बात भी उनकी सर वो भी बड़ी लोडेड है। उन्होंने कहा कि फैसले तो जो भी इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं वो तो दिल्ली में ही होते हैं, टिकट भी दिल्ली में ही बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के टिकट पर लोग हारे, ये तो उसका जवाब भी हो गया ना कि मैंने टिकट थोड़ी बांटे थे। नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड से टिकट बटे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो लोग थे वो सब लोगों ने टिकट बांटे मिले, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को उन्होंने बताया और उसके अर्थ हम लोग निकालते रहेंगे कि उन्होंने इशारा किसकी तरफ किया। देखिए, ये बार बार कहा जाता है और ये तो सच है कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर सीटों की संख्या लोकसभा की कम नहीं हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने वाले आंकड़े पर होती। अब यह भी सच है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड से ही टिकट तय होता है, लेकिन यह भी सच है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब यहां आते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश जाते तो यहीं से, वो सारे लोग ही नाम भेजते हैं। कोई ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर से नाम लेके कोई आएगा, मैं बोल रहा यहां से कोई ऐसा तो ये स्कोर बराबर कर लिया ना योगी जी ने। निश्चित तौर पर उसका जवाब है जो बार बार कहा जाता है कि सीटें कम क्यों हुई, तो योगी आदित्यनाथ थे एक तरह से इसका सारा जो जिम्मा है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऊपर डाल दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ सब आपको अर्पण। टिकट आपने बांटा था इसलिए उसका। चलिए आप सब तीसरा बयान भी सुना देता हूं, आप उस पर समीर जी आप रिएक्ट करिएगा। अब तीसरा सवाल था उनसे कि आपने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक क्यों लगाई, ये कम्युनल फैसला है। किसी ने कहा था कि अभी वो जयंत चौधरी बड़े नाराज हो गए थे इस फैसले से। इसका जवाब वो दे रहे हैं कि आप कुंभ को देखिए जरा, क्या अनुशासन क्या होता है, सुनिए योगी जी को। सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं। पर्व और त्यौहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका है। ये उस सवाल का वो जवाब दे रहे थे कि आप 10 मिनट के लिए सड़क पर लोग बैठ जाएंगे, रोड बंद हो जाएगी, उससे आपको एतराज है। और कांवड़ यात्रा निकलती है, महीना भर निकलती है और उसके लिए जो है नेशनल हाईवे बंद कर दिए जाते हैं, तब नहीं लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये दोहरा रवैया, ये आरोप लग रहा था, उसका जवाब दिया उन्होंने। और फिर कुंभ वाली बात भी कही कि अनुशासन देखिए। बिल्कुल, कुंभ की बात योगी आदित्यनाथ ने बताई कि कैसे 45 दिन का कुंभ रहा और 66 करोड़ का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी कि किस तरीके से एक डिसिप्लिन, अनुशासित देखा गया कि किस तरीके से आए। बड़ा वर्ग जो कोई जाति का भेद रहा, ना पैसे वाले और गरीबों का रहा, लोग पूरे समय आते रहे और व्यवस्थित स्नान करके वहां से गए। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया। और नमाज के जो बार बार जिक्र होता है कि कहीं पर भी भाई आप नमाज लगा लेते हो, आप अगर देखेंगे तो क्राउडेड जगह है, वहां आप मार्केट के सामने नमाज अदा करते हो, सड़क पर मार्केट बंद होता है, ट्रैफिक जाम होता है, जो तभी तो कांवड़ वाली बात कही गई थी ना दूसरे पक्ष की तरफ से। तो कांवड़िए चलते हैं तो सड़क बंद होती है। कांवड़िए कहां चलेंगे? हरिद्वार से अगर निकल रहे हैं तो सड़क पे तो आएंगे ना, वो या पदयात्रा करते हैं, पूरे लेकर निकलते हैं। हरिद्वार से प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट के लिए सड़क बंद होती नमाज की, उससे प्रॉब्लम है। लेकिन नमाज के लिए अल्टरनेटिव, कांवड़ के लिए क्या अल्टरनेटिव? आप कांवड़े से कह सकते हो कि आप सड़कों पे मत चलिए। भाई सड़कों पर चलेंगे, जब हरिद्वार से गंगा जल लेके निकलेंगे तो सड़क के माध्यम से तो जाएंगे वो, तो उसमें कहां इस तरह की प्रॉब्लम होगी? नमाजियों से कहा जाता है कि भाई आप इंतजार कर लीजिए, एक हो जाए उसके बाद बाकी बच्चे लोग कर लीजिए। सरकार ने यह भी दिया था कि भाई आप हमें बताइए कि आपके पास ज्यादा लोग हैं, हम सामुदायिक भवन आपको दे देंगे, वहां एकत्र होकर आप किसी ग्राउंड में नमाज का अदा कर लीजिए। तो योगी जी का इस पर जवाब आ गया। अब वो ये भी कह रहे हैं, तो सीधे सीधे मुसलमानों से कह रहे हैं हिंदुओं से अनुशासन सीखो, कुंभ देख लो हमारा। नहीं, योगी जी कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनके पास ज़्यादा फीडबैक होगा। कुंभ में वाकई सही बात है, कुंभ जो है वहाँ लोग श्रद्धा से आए, स्नान किया, अपने घर गए। और नमाज की यहाँ तक बात, नमाज में भी हमें तो कोई ऐसा दिखता नहीं कहीं कोई हिंसा हो रही हो, लोग आते हैं वो भी नमाज पढ़ के चले जाते हैं। हाँ, अब कहीं जब आमने सामना कुछ होता है, चाहे वो शोभा यात्रा निकल रही हो, वो अलग बात है। लेकिन आमतौर पर नमाज में भी देखो, आप कहीं भी देखो,
अब सड़क वाली जहां तक बात है, वो कह रहे हैं मैंने सड़क पर कोई जुलूस रोका क्या मुसलमानों का? सड़क पर जहां तक बात है तो वो एक रास्ता निकाला जा सकता है। कांवड़ यात्रा की जहां तक बात है तो कांवड़ियों में भी तमाम उपद्रव होते नहीं होते हैं? कितनी घटनाएं होती हैं जब कांवड़ यात्रा होती है, जगह जगह कई रिपोर्ट होती है उस समय, और पूरा ट्रैफिक जो है आखिर रोक ही दिया जाता है ना, ट्रैफिक तो रोक ही दिया। बेहतर तो ये हो कि कांवड़ यात्रा के लिए आप अलग से अगर रूट बना दें। नहीं, कहाँ बना देंगे सर? चलेंगे तो सड़क पे ही। नहीं, सड़क पर ही चलेंगे। ऑल्टरनेट रूट बनाया गया था, जैसे ये मुरादनगर वाली जो नहर है उसके किनारे की जो पट्टी है वो कांवड़ यात्रा के लिए आरक्षित की गई थी। तो मतलब प्रोमिनेंट रूट ना अवरुद्ध, प्रोमिनेंट रूट ना अवरुद्ध करके उसको रास्ता बनाया किया गया था। उस सड़क को बेहतर किया गया, इसीलिए किया गया था कि उससे कांवड़िया जाए मेन रोड। तो जवाब पर्याप्त है या जवाब राजनीतिक ज्यादा है? राजनीतिक ज्यादा है। नेता है तो राजनीतिक जवाब ही देंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन ये तो सच है ना कि इतने करोड़ों लोग आए और वैसा अनुशासन कहीं और देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा के समय कुछ हो गया क्या, कहीं कुछ दूसरी चीजें हो गई क्या, लेकिन सामान्य तौर पर हिंदू पर्व उत्सव में संयम ज्यादा होता है, अनुशासन ज्यादा होता है, और ये दूसरों को सीखना चाहिए। इसमें कोई मतलब जिसको कहें कि डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है, और योगी आदित्यनाथ ने वो करने की कोशिश नहीं की। तो मुझे लगता है ये सीखना ही चाहिए। और सड़क पर तो कोई भी नमाज ही नहीं, सड़क पर अगर कोई भी आयोजन हो रहा है तो उस आयोजन को धीरे धीरे हमें समाप्त करना होगा। दुनिया बदल रही है। पहले क्या होता था, कहीं भी टेंट लगा के लोग अपने घर का शादी विवाह कर लेते थे, कहीं भी कुछ भी कोई करने लगता था। अब जाके लोग शिकायत कर देते थे 10 बजे। चलिए सर, आगे बढ़ते तो करते भी नहीं है। तो दरअसल ये हो गए हैं। आप योगी जी से भी सवाल हुआ कि कुछ लोग आपको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कल संजय राउत ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने आपको कहानी कुर्सी की में सुनाया था। वो उन्होंने कहा कि संघ मुख्यालय जाना नरेंद्र मोदी जी का, दरअसल वो अपने त्यागपत्र का समय पूछने गए थे कि मुझे 75 साल का मैं साल हो जाऊंगा तो मैं रिटायर कब हूं, उसकी चिट्ठी में कब लिखूं आपको। तो वो मजे ले रहे थे इस बात पर। लेकिन ये सवाल अब जैसे आज योगी जी से पूछ लिया गया, ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस से भी पूछ लिया गया। देवेंद्र फडणवीस तो पूरा टाइम प्रधानमंत्री के साथ ही थे उस वक्त। कल वो एक कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम में संघ प्रमुख भी मौजूद थे। वो कार्यक्रम था एक सामूहिक रूप से शिव तांडव स्तोत्रम के गायन का, और वो तस्वीर बड़ी अच्छी थी। तो पहले तो उसको मैं तस्वीर ही आपको दिखा देता हूँ। और देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं और मुझे तो ऐसा लगा कि उनको पूरा शिव तांडव स्तोत्र जो है वो याद है उनको। बड़ा कठिन होता है उसको मेमोराइज करना। आप पहले ये तस्वीर देख लीजिए, फिर उस सवाल की बात आते हैं। पट्टपावते शेखरे प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बंधु बंधु स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान। मोदीजींचा उत्तराधिकारी शोधण्याचं कुठलंही कारण नाही। मोदीजी आमचे नेते आहेत, अजून बरेच वर्ष मोदीजी काम करणार आहेत। आमचा सगळ्यांचा आग्रह आहे, आम्ही 2029चे पंतप्रधान म्हणून मोदीजींकडेच बघतो आहे, पूर्ण देश बघतो आहे। त्यामुळे आता अशी चर्चा करणं योग्य होणार नाही। आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये वडील जिवंत असताना मुलांचा विचार होत नाही, करायचाही नसतो। ही सगळी मुघली संस्कृती आहे की वडील जिवंत असताना मुलं अशा प्रकारचा विचार करतात। त्यामुळे आता कोणाचाही कुठेही उत्तराधिकारी निवडण्याचे वेळही आलेले नाही, तसा प्रश्नही नाही। बैकग्राउंड ये है, संजय राउत ने ये बात कही कि मोदी जी त्यागपत्र दे देंगे इस साल 75 साल के होने पर, और उनका उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से ही होगा। ये बात संजय राउत ने कल के महाराष्ट्र से, मतलब देवेंद्र फडणवीस पत्रकार उनके पास पहुंच गए कि संजय राउत ने ऐसा बोला आपके लिए कि आप मोदी जी के उत्तराधिकारी है। उसका जवाब वो दे रहे थे। जो लोग नहीं पढ़ पाए स्क्रीन में क्योंकि वो मराठी बोल रहे थे, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ पाए, समीर जी एक बार बता दीजिए, फिर अपना कॉमेंट कीजिए इस पर। उन्होंने क्या कहा? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई अभी नरेंद्र मोदी जी का कोई उत्तराधिकारी देखने का प्रश्न नहीं उठता। 2029 का चुनाव भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और हमारे धर्म में पिता के रहते, मतलब जब तक पिता रहते हैं बेटे के उत्तराधिकारी के रूप में देखा नहीं जाता। ये तो मुगलों की सोच है
कि भाई अच्छा। हाँ कि बेटा अपने पिता की हत्या कर देता है, औरंगजेब पिता शाहजहां को कैद कर बिल्कुल, देगा। हाँ पिता को गद्दी से हटा के खुद कैसे गद्दी पर बैठना है, उसके षड्यंत्र करता है। तो ये बोले मुगलों की सोच रही है, भारतीय धर्म की ये सोच नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने बात को बहुत स्पष्ट कहा। लेकिन अब संजय राउत ने कहा, संजय राउत को तो हर विषय पर बोलना है, मोदी जी जाएंगे तो बोलेंगे कि मोदी जी इस्तीफा कब देने की बात का है। देवेंद्र फडणवीस दिख गए तो लेकिन उन्होंने ये कह दिया। इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है ना। नहीं सर, देवेंद्र फडणवीस के लिए क्या मुश्किल है भाई? देवेंद्र फडणवीस ने बहुत शब्दों का चयन, एक एक बात मायने रखती है। अब देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे कि सुलझे हुए नेता, और उन्होंने बहुत स्पष्ट जवाब, अगर यह कहा जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र होगा, तो उनका तात्पर्य था कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि संघ के प्रिय है देवेंद्र फडणवीस, तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लोकप्रिय नेता, तो महाराष्ट्र से जाएंगे। अब संजय राउत जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी में तो कोई कैडर होता नहीं है, कोई चर्चा होती नहीं है। वहां तो बाला साहेब ठाकरे, उसके बाद उद्धव ठाकरे बैठ गए, अब उद्धव के बाद आदित्य बैठेंगे, तो ये वहां इस तरह की चर्चा होती नहीं है। तो मुझे लगा कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छे से इस बात का जवाब दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और अमित शाह जी तो पहले बोल चुके हैं कि 2029 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के भाई नेतृत्व में जितनी लड़ा बात जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इसी सवाल के जवाब में कही थी, उससे आगे बढ़कर के उत्तर दिया देवेंद्र फडणवीस ने कि एक तो ये प्रश्न बेमानी है, और दूसरा भी मोदी जी के बड़ा लंबा समय देश की सेवा करनी है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम उनके उत्तराधिकारी की 2034 का बारे में बात जिक्र करें। किया है, 2034 का जिक्र किया है देवेंद्र फडणवीस। 34 में भी मोदी जी हाँ बोले 2034 में भी हम नरेंद्र मोदी के योगी नेतृत्व जी में और जाने की देवेंद्र फडणवीस ताकत दोनों ने रखते हैं। इस सवाल का जवाब जैसे दिया आपको, उस पर क्या मैं कहना? ठीक दिया, इसी तरह देना चाहिए, यही तरीका है। क्योंकि जैसे जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उनसे दो बीजेपी के नेताओं से पूछा जाता था, तो ये होता था अटल जी हैं, जब वैकेंसी नहीं है तब भी ये बात होती थी कि अटल जी की बात कौन? बिल्कुल होती थी, अटल जी की बात कौन है। लेकिन तब हालांकि अडवाणी जी स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जाते थे उस समय, लेकिन कोई नहीं कहता था कि अडवाणी जी होंगे। अटल जी की बात ही नहीं होती थी। तो उसी तरह अभी तक मोदी जी हैं, और मोदी जी 29 में अगर फिर चुनाव लड़ते हैं, उनके नेतृत्व में बीजेपी लड़ती है, तो 29 में बनेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो देवेंद्र फडणवीस ने जो एक सदैव परिपक्व राजनेता को जो जवाब देना चाहिए, वो जवाब उन्होंने दिया है। इसमें कोई मुझे आश्चर्य नहीं है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि 29 से पार्टी विचार करेगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तब ज्यादा अभी इस बार बीजेपी की जीत के बाद लोगों ने फडणवीस का भी नाम इन चर्चाओं में लेना शुरू किया। त्रिपाठी जी, कमेंट, ब्रेक का समय हो गया। देखिए, नरेंद्र मोदी जिस जगह पर खड़े हैं, निश्चित तौर पर ये सबसे आसान और सहज जवाब है कि जब तक मोदी जी हैं तब तक हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का यूं ही सफलतापूर्वक नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जैसा नेता यूं ही नहीं तैयार कर लिया है। पीढ़ीगत परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी की सहमति से काम शुरू कर चुका है। अब उसका परिणाम कब कैसे होगा ये ऊपर के लोग बता सकते हैं, लेकिन पीढ़ीगत परिवर्तन की, ये जिसको कहते हैं ना अटल अडवाणी के बाद जो ये युग था, जिसको हम मोदी शाह युग के नाम से जानते हैं, अब उसके बाद पीढ़ीगत परिवर्तन की तैयारी पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी में भी हो दिखेगा। चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, उसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है, वो ठीक से हो चुकी है। लेकिन उसको तय करना तो अभी अंतिम नाम कोई तय किया हुआ मुझे नहीं लगता। जिनको ये तय करना है वो कर रहे होंगे या कर चुके हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक।